आज हम डिस्कस करेंगे जो मेन टॉपिक है हमारा वो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में जो जनरल कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। इसमें सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, ब्लेड सर्वर्स और इस तरह के जो दूसरे आर्किटेक्चर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो आजकल के कंप्यूटर हैं वो कैसे काम करते हैं। जो पहले हमने डिस्कस किया है इंटरप्ट हैंडलिंग में, उसमें हमने डिस्कस किया है, देखा है कि जैसे ही डेटा उसमें डिवाइस कंट्रोलर की बफर में आ जाता है तो इंटरप्ट जनरेट होता है और उसके बाद वो हैंडल होता है और अगेन जो सीपीयू है अपना अपना जो स्टेटस है वो रिज्यूम करता है। लेकिन आजकल के जो सिस्टम है जिसमें हाई परफॉर्मेंस आईओ है, जिसमें बल्क में जीबीस में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, वहाँ पे ये सिस्टम सक्सेसफुल नहीं है। तो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस टेक्निक यूज़ होती है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या होता है कि जब पॉइंटर्स, बफर्स और काउंटर्स फॉर द आई डिवाइसेस सेट हो जाते हैं तो जो डिवाइस कंट्रोलर है वो सारा ब्लॉक ऑफ डेटा जो है वो डिवाइस से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देता है और इसके दरमियान में कोई इंटरवेंशन नहीं होती। लाइक जैसे ही कोई आईओ डेटा ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई तो आफ्टर ईच बाइट ये कंट्रोल जो है वो रिटर्न नहीं करेगा सीपीयू को, बल्कि जब वो पूरा डेटा ट्रांसफ़र कर देगा तो तब वो कंट्रोल उसको रिटर्न करेगा। और बाज़ केसेस में बाज़ ऐसी आईओ डिवाइसेस हैं जिसके पास जिनका अपना एक सीपीयू होता है जो इंडिपेंडेंटली ये जो डेटा ट्रांसफ़र है ये कर लेते हैं और ये जब उनका टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो जो उनका इंटरनल सीपीयू है वो काम करना बंद कर देता है या उसके अलावा कोई अदर टास्क हो जो उसी डिवाइस कंट्रोलर के रेलेवेंट हो वो परफॉर्म करता है। तो जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर है ये आईओ डिवाइसेस, जो हाई परफॉर्मेंस आईओ डिवाइसेस होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में जो डिवाइस कंट्रोलर है वो ब्लॉक्स ऑफ डेटा को बफर स्टोरेज से डायरेक्टली मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देता है और इसमें सीपीयू की इंटरवेंशन नहीं होती और हर ब्लॉक के लिए एक इंटरप्ट जनरेट होता है, ना कि हर बाइट के लिए अलग से इंटरप्ट जनरेट हो। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के जो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर्स हैं उनको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। जो एक टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम है उन उसको हम डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि कितने प्रोसेसर एक कंप्यूटर यूज़ करता है। और इसी बेस के ऊपर हम जो ये डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं हम इनको कैटेगराइज भी कर सकते हैं। अब इसमें जो मेन टर्म्स यूज़ होती हैं वो सीपीयू है। तो सीपीयू आल्सो स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज़ अ हार्डवेयर दैट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस। तो ये सीपीयू होता है जो जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शन होती है किसी भी प्रोग्राम की उनको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और प्रोसेसर जो है वो एक चिप बोर्ड है, एक चिप है जिसके ऊपर एक या एक से ज़्यादा सीपीयू एम्बेड होते हैं। जो कोर है वो किसी सीपीयू का मेन कंप्यूटेशन यूनिट होता है, यानी कोर जो है इज़ अ पार्ट ऑफ सीपीयू और जो सीपीयू है वो किसी प्रोसेसर के चिप के ऊपर लगा है। तो जो मल्टी कोर
सिस्टम होंगे जिसके अंदर एक से ज़्यादा कोर होंगी। तो कोर क्या है? एक्चुअली एक बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट है जो कोई भी कंप्यूटेशन टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। और मल्टी कोर कौन सा सिस्टम होगा जिसके अंदर मल्टीपल कंप्यूटिंग कोर्स होंगी एक ही सीपीयू के अंदर। तो ऐसे सीपीयू भी हैं जो सिंगल कोर है, जो ट्रेडिशनल हमारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं तो सिंगल कोर सिंगल सीपीयू वन प्रोसेसर सिस्टम है। और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं और एक प्रोसेसर के अंदर नंबर ऑफ सीपीयू हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसको मज़ीद हम तफसील से डिस्कस करते हैं कि जो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होते हैं उसमें हमेशा मतलब जो ट्रेडिशनल हमारे सिस्टम है जो बहुत से अरसे से हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है जिसमें वन सीपीयू और वन सिंगल प्रोसेसिंग कोर होती है। जो कोर है ये वो कंप्यूटेशन यूनिट है जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो एक अगर प्रोसेसर में एक से ज़्यादा कोर होंगी तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में एक ही कोर होती है और वही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है। तो जो मेन सीपीयू होता है उसमें जो उसकी कोर होती है ये जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शन सेट जो भी इंक्लूडेड होता है, जो उस हार्डवेयर आर्किटेक्चर का पार्ट होता है उनको एग्जीक्यूट करता है। अब ये जो सिस्टम है इनमें एक सीपीयू के अलावा, एक प्रोसेसर के अलावा दूसरे भी प्रोसेसर्स हो सकते हैं। और जो दूसरे प्रोसेसर्स आते हैं वो किसी भी डिवाइस कंट्रोलर के साथ अटैच्ड होते हैं। लाइक कोई डिस्क कंट्रोलर है, स्पेसिफिक डिस्क कंट्रोलर है, ऐसी हार्ड डिस्क है जिसका अपना प्रोसेसर होता है और वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। कोई भी डेटा ट्रांसफ़र है या हार्ड डिस्क के रेलिवेंट कोई भी टास्क है वो हार्ड डिस्क कंट्रोलर के साथ जो अटैच्ड प्रोसेसर होता है वो कर रहा होता है। या आजकल जो अमूमन जो हाई एंड गेम्स हैं जो जिसमें विजुअली अपीलिंग गेम्स हैं उनके लिए हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक कार्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो उन ग्राफिक्स कार्ड के साथ प्रोसेसर भी अटैच्ड होते हैं और साथ में उसकी रैम भी इनबिल्ट होती है। तो ये जो ग्राफिक कंट्रोलर्स हैं कीबोर्ड के अंदर भी एक प्रोसेसर होता है और या डिस्क कंट्रोलर का जो प्रोसेसर है वो भी डिस्क कंट्रोलर के साथ अटैच होता है। ये सारे जो स्पेशल पर्पस प्रोसेसर हैं किसी भी सिंगल प्रोसेसर सिस्टम का पार्ट हो सकते हैं और उसकी वो डेफिनेशन जो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की है वो चेंज नहीं होती। और ये जो अलबत्ता ये जो स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स हैं जो किसी स्पेसिफिक आईओ डिवाइस के साथ अटैच होते हैं ये लिमिटेड इंस्ट्रक्शन सेट को एग्जीक्यूट करते हैं और ये जो प्रोसेसेस हैं उनको रन नहीं करते। ये हो सकता है कि ये जो प्रोसेसर्स हैं इनको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा हो और ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी इंफॉर्मेशन होगी जो भी उन्होंने नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करना है उसको ये मॉनिटर कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके स्टेटस को अपडेट रखता है। जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो कीबोर्ड के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो जितने भी की स्ट्रोक्स होते हैं उनको कोड्स में कन्वर्ट करता है ताकि वो सीपीयू के ऊपर सेंड कर सके। लाइक एस की कोड्स, लाइक आप ए प्रेस करते हैं तो उसका जो एस की इक्वलेंट कोड होगा वो कोड सीपीयू को, जो ये माइक्रो प्रोसेसर होगा जो किसी कीबोर्ड के अंदर है वो सीपीयू को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। इसके अलावा दूसरे जो सिस्टम्स हैं या दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर जो स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स होते हैं वो लो लेवल कंपोनेंट्स होते हैं जो हार्डवेयर के अंदर ही जो है उनको एम्बेड किया जाता है, उनको बिल्ड किया जाता है। लाइक कोई आपका माइक्रोवेव ओवन हो सकता है, कोई थर्मामीटर हो सकता है। तो इस तरह का स्पेशल पर्पस कोई ऑटोनोमस सिस्टम उसमें भी आप माइक्रो प्रोसेसर्स को
लगा सकते हैं। बहरहाल एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम के साथ आप जितने मर्जी स्पेशल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर्स अटैच कर दें, वो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम ही रहेगा। तो जब तक उसके साथ एक जनरल पर्पस सीपीयू है और उसकी एक जो सिंगल प्रोसेसिंग कोर है, तो वो जो सिस्टम है वो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम कहलाएगा। बहरहाल अभी जो नेक्स्ट एरा है, इसमें सिंगल प्रोसेसर सिस्टम जो है उनका इस्तेमाल बहुत कम है। अब जो सिस्टम यूज़ हो रहे हैं वो मल्टी प्रोसेसर हैं या एटलीस्ट मल्टी कोर सिस्टम्स। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं और हर प्रोसेसर के साथ एक सिंगल कोर सीपीयू होता है। जो प्रोसेसर्स चाहे उसमें एक हो, दो हो या दो से ज़्यादा, जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होगा उसमें एटलीस्ट दो प्रोसेसर होंगे। तो जितने भी प्रोसेसर्स होंगे वो कंप्यूटर बस और बाज़ औक़ात जो क्लॉक मेमोरी है या पेरिफेरल डिवाइसेस हैं इनको शेयर करते हैं। जिस तरह ये डायग्राम में आप देखें, ये एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है। इसमें प्रोसेसर 0 है और प्रोसेसर 1 है। सीपीयू 0 के साथ रजिस्टर अटैच हैं, इसकी कैशे अटैच है। प्रोसेसर 1 के साथ इसके रजिस्टर्स और कैशे अटैच हैं और ये दोनों प्रोसेसर ये एक शेयर्ड बस के साथ और शेयर्ड मेन मेमोरी के साथ कनेक्टेड है। तो इसको सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो जब हम नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स बढ़ाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हम एग्जीक्यूट कर सकेंगे, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस जो हम रन कर सकेंगे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। लेकिन ये परफॉर्मेंस उतनी नहीं बढ़ती। लाइक इफ़ यू ऐड n प्रोसेसर, परफॉर्मेंस विल नॉट बी n, बल्कि ये लेस देन n होगी। लाइक आपके पास एक प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज़ का है, आपने दूसरा प्रोसेसर भी 1 गीगाहर्ट्ज़ है। यू will expect that the performance of this system architecture would be 2 gigahertz, लेकिन ये परफॉर्मेंस इसकी नहीं होगी। इसकी 2 गीगाहर्ट्ज़ से परफॉर्मेंस कम होगी। आप इसमें 4 प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज़ के ऐड अप कर देते हैं तो इसकी जो परफॉर्मेंस है 4 गीगाहर्ट्ज़ नहीं होगी। तो इसकी वजह ये है कि इसमें क्योंकि हम शेयर्ड रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, लाइक कंप्यूटर बस। तो जैसे जैसे हम इसकी कंटेंशन इंक्रीज करते जाते हैं तो जो एक्सपेक्टेड गेन होता है एडिशनल रिसोर्सेज से, एडिशनल प्रोसेसर से, वो कम होता जाता है। तो ज़्यादातर जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम वो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर जो है वो अडॉप्ट करते हैं। इस आर्किटेक्चर में जो भी पीयर सीपीयूज होते हैं वो सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन है या यूज़र प्रोसेसेस है। तो ये डायग्राम भी है फिगर 1.8। इसके अंदर जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर है वो दो प्रोसेसर्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें आप नंबर ऑफ प्रोसेसर्स बढ़ाते जाएंगे तो ये जो कंप्यूटर बस होगी ये बॉटलनेक बन जाएगी इसकी परफॉर्मेंस के लिए। तो शेयर्ड रिसोर्सेज की वजह से ये इसमें प्रोसेस आता है। अलबत्ता इसमें हर प्रोसेसर के अंदर इसके अपने रजिस्टर्स हैं जो प्राइवेट हैं और इसके अलावा लोकल कैशे है। और जितने भी प्रोसेसर्स होंगे ये मेन मेमोरी को शेयर कर रहे होंगे यूजिंग द सिस्टम बस।
تو اس میں جو بوٹل نیک آ جاتا ہے وہ سسٹم بس کا ہے. تو اس کا جو ایڈوانٹیج ہے سیمیٹرک ملٹی پروسیسر سسٹم کا وہ یہ ہے کہ نمبر آف جو آپ کے پاس پروسیسز ہیں وہ سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں آپ نمبر آف پروگرامس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں لائک اگر آپ کے پاس 4 کوئی اپلیکیشن پروگرامس ہیں اور آپ کے پاس 4 ہی سی پی یوز ہیں تو چاروں اپلیکیشن پروگرامس ایٹ دا سیم ٹائم رن کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی سگنیفیکنٹ پرفارمنس جو ہے وہ اس کی کم نہیں ہوگی اور اس میں آپ اس کی جو پرفارمنس ہے ہر اپلیکیشن کی وہ اتنی افیکٹ نہیں ہوگی. بہرحال اس میں جو پرابلم یہ آتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ پروسیسرز اٹیچ کر دیتے ہیں اپنے سسٹم کے ساتھ تو اس میں سسٹم میں ان ایفیشنسی آ سکتی ہے. مے بی جو آپ رن کرنا چاہ رہے ہیں یو وانٹ ٹو رن اونلی 3 پروسیسز بٹ یو ہیو 4 سی پی یوز. تو جو ایک سی پی یو ہے وہ آئیڈل ہوگا دیٹ از ویسٹ آف ریسورسز. تو یہ جو ایفیشنسی ان ایفیشنسیز میں آ سکتی ہے. یہ ان ایفیشنسی جو پروسیسرز میں آتی ہے کہ کوئی ایک پروسیسر جو ہے وہ آئیڈل ہو اس کو بھی ہم جو ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کوئی اسپیسیفک ڈیٹا اسٹرکچر فالو کرنا پڑے گا. لائک ایک جو ملٹی پروسیسر سسٹم ہے اگر وہ الاؤ کر دے کہ جتنے بھی پروسیسز ہیں اور ریسورسز ہیں وہ لائک میموری ہے اس کو ڈائنامکلی شیئر کرے جتنے بھی آپ کے پروسیسرز ہیں اور اس طرح جو ڈفرینٹ پروسیسرز ہیں ان کا ورک لوڈ کم ہوگا. اب جو ملٹی پروسیسر کی وہ ڈیفینیشن ہے وہ چینج ہوئی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. اب اس کے اندر ملٹی کور سسٹم کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے. ملٹی کور سسٹم کے اندر ملٹیپل کمپیوٹنگ کور کو ایک سنگل چپ کے اوپر ایمبیڈ کر دیا جاتا ہے. ملٹی کور سسٹم زیادہ ایفیشینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ملٹیپل چپ ود سنگل کورس کیونکہ جو چپ کے اوپر کمیونیکیشن ہے وہ فاسٹر ہے ایز کمپیئر ٹو دا کمیونیکیشن بٹوین دا چپس. کیونکہ چپس کے درمیان میں کمیونیکیشن کے لیے آپ کو یا رجسٹر چاہیے یا کیشے چاہیے. لیکن اگر ایک ہی سی پی یو کے اندر ایک ہی پروسیسر کے اوپر ایک ہی چپ کے اوپر آپ نمبر آف کورس اٹیچ کر دیتے ہیں تو بٹوین دا کورس جو کمیونیکیشن ہے وہ ایزیلی اور ایفیشینٹلی ہو سکتی ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ایک چپ کے اوپر ملٹیپل کورس یوز کرتے ہیں تو اس میں جو پاور ہے وہ بھی کم یوز ہوگی. تو یہ جو پاور ایفیشنسی ہے یہ موبائل ڈیوائسز میں بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو موبائل ڈیوائسز میں چونکہ جو انرجی ہے وہ ایک امپورٹنٹ ریسورس ہے وہاں پہ یہ ملٹی کور جو آرکیٹیکچر ہے وہ بہت سکسیزفل ہے ایز کمپیئر ٹو سنگل پروسیسر سنگل کور سسٹم. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فگر 1.9 میں ایک ڈوئل کور ڈیزائن ہے جس میں 2 کورس ہیں ایک ہی پروسیسر چپ کے اوپر. اس ڈیزائن میں ہر کور کے پاس اس کی لوکل L1 کیشے ہے اور اس کے رجسٹرز ہیں. تو یہ 2 کورس ہیں سی پی یو کورس اور پروسیسر 0 ہے. ایک ہی پروسیسر کے اندر 2 سی پی یو کورس ہیں اور ہر جو سی پی یو کور ہے اس میں اس کے اپنے رجسٹرز ہیں L1 کیشے ہے اور سیکنڈ لیول کے اوپر L2 کیشے ہے اور L2 کیشے پھر آگے مین میموری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو اگر آپ ایڈیشنل کورس کو ملٹی پروسیسر سسٹم کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو اس سے اس کی کمپیوٹنگ پاور بڑھ جائے گی.
تو یہ اس میں کمپٹیشن پاور تو بڑھ جائے گی، لیکن یہ اس کی جو ایکسپیکٹیشن جیسی ہوگی کہ لائک اگر ہمارے پاس 4 کورس ہیں 1 گیگا ہرٹز کی، تو اس کی پرفارمنس 4 کور نہیں ہوگی، 4 گیگا ہرٹز نہیں ہوگی، وہ اس کی پرفارمنس اس سے کم ہوگی، کیونکہ اس میں کچھ بوٹل نیکس آ جاتے ہیں. بوٹل نیکس ان ریسورسز کے آتے ہیں جو شیئرڈ ہیں، لائک مین میموری ہے یا سسٹم بس ہے. اس کی ایک الٹرنیٹیو اپروچ یہ ہو سکتی ہے کہ ہر سی پی یو یا ایک گروپ آف سی پی یو کو اس کی اپنی لوکل میموری دے دی جائے، بجائے کہ وہ شیئرڈ میموری ہو. ہر سی پی یو کی یا گروپ آف سی پی یو کی لوکل میموری اس کو اسائن کر دی جائے، اور اس کی جو ایکسیس ہے وہ ایک لوکل بس کے ذریعے جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ود دا کور، اس کے ذریعے دے دی جائے. اور جو سی پی یوز ہیں وہ آپس میں ایک شیئرڈ سسٹم انٹر کنیکٹ بنا دیا جائے، جس میں جتنے بھی سی پی یوز ہیں وہ آپس میں انٹر کنیکٹ ہوں. تو اس طرح جتنے بھی سی پی یوز ہوں گے وہ ایک فزیکل اسپیس ایڈریس کو شیئر کر رہے ہوں گے. اس اپروچ کو نان یونیفارم میموری ایکسیس یا این یو ایم میں کہتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی سی پی یو اپنی لوکل میموری کو ایکسیس کرتا ہے، وہ نہ صرف اسپیڈی ہوتی ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کنٹینشن نہیں ہوتی، کوئی اور سی پی یو اس کو ایکسیس نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ ہر سی پی یو کے پاس اپنی لوکل میموری ہے جو سسٹم انٹر کنیکٹ کے ذریعے کنیکٹڈ ہے ود دا سی پی یوز. تو یہ فگر دیکھتے ہیں 1.10 فگر. تو یہ سی پی یو 0، سی پی یو 1، سی پی یو 2 اور سی پی یو 3 یہ آپس میں میش ٹوپالوجی کے ذریعے آپس میں انٹر کنیکٹ ہیں. یہ ہر ایک کا، ہر سی پی یو کا دوسرے سی پی یو کے ساتھ لنک ہے. لائک سی پی یو 0 کا سی پی یو 1 کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی اٹیچ ہے، سی پی یو 3 کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی اٹیچ ہے، اور سی پی یو 0 جو ہے سی پی یو 2 کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی اٹیچ ہے. اور ہر سی پی یو کی اپنی لوکل میموری ہے. سی پی یو 0 ہے میموری 0، سی پی یو 1 کے پاس میموری 1 ہے، سی پی یو 2 کے پاس میموری 2 ہے، اور سی پی یو 3 کے پاس میموری 3 ہے. تو نان یونیفارم میموری ایکسیس یا این یو ایم اے آرکیٹیکچر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ملٹی پروسیسنگ سسٹم آرکیٹیکچر ہے، جس میں بجائے آپ شیئرڈ مین میموری کے ہر سی پی یو کو اپنی ایک لوکل میموری پرووائڈ کر دیں. تو جب کوئی بھی سی پی یو جب اپنی لوکل میموری کو ایکسیس کرتا ہے تو نہ صرف یہ فاسٹ ایکسیس ہوتی ہے، بلکہ اس میں کنٹینشن نہیں ہوتی، کیونکہ ہر سی پی یو کے پاس اس کی اپنی ڈیڈیکیٹڈ میموری ہے. تو اس وجہ سے جو این یو ایم اے سسٹم ہیں ان کو آپ اسکیل اپ کر سکتے ہیں افیکٹولی ایز کمپیئر ٹو جو آپ دوسرا آرکیٹیکچر ہے. تو این یو ایم اے میں اگر آپ نمبر آف پروسیسرز بڑھاتے ہیں تو اس میں کنٹینشن انکریز نہیں ہوگی ایز کمپیئر ٹو دا ٹریڈیشنل ملٹی پروسیسر سسٹم، جس میں آپ کے پاس ایک شیئرڈ میموری ہوتی ہے. تو اس میں جیسے جیسے آپ نمبر آف پروسیسر بڑھاتے جائیں گے تو اس میں کنٹینشن ریشو بڑھتی جائے گی. یہ اسی طرح ہے کہ ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہے، اگر تو وہ ایک سنگل یوزر کے پاس ہے تو اس کی ساری بینڈ وتھ اور اس کا جو سارا ڈیٹا ہے وہ سنگل یوزر کو اویلیبل ہے. اور وہی انٹرنیٹ کنیکشن اگر آپ شیئر کرنا شروع کر دیں بٹوین ڈفرینٹ یوزر، تو جیسے جیسے نمبر آف یوزرز بڑھیں گے تو ویسے ویسے جو ڈیٹا جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا رہے گا بٹوین دا یوزر، اور جتنے آپ اس میں یوزرز ایڈ کریں گے اتنا ہی اس میں کنٹینشن زیادہ آئے گا اور سپیڈ سلور ہوگی. لیکن اسی ایگزامپل کو اگر ہم دیکھیں این یو ایم اے کے ساتھ، تو اس میں آپ ایک سوئچ کے ساتھ نمبر آف یوزر ایڈ کرتے جاتے ہیں اور ہر یوزر کے پاس اس کا اپنا انٹرنیٹ کنیکشن ہے. تو اس کیس میں
जो स्पीड है या डेटा रेट है वो डिवाइड नहीं होगा और हर एक को डेडिकेटेड एक्सेस मिलेगी। और सेम इज़ द केस विद द NUM एक्सेस, जिसमें हर CPU के पास लोकल मेमोरी है और जितने आप CPUs इसमें ऐड करते जाएंगे उससे कंटेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें जो ड्रॉबैक आ सकता है वो ये आ सकता है कि अगर एक CPU ने कोई रिमोट मेमोरी एक्सेस करनी हो, लाइक CPU 0 ने मेमोरी 3 एक्सेस करनी हो, तो फिर उसमें परफॉर्मेंस प्लंटी आ सकती है, लाइक उसमें डिले आ सकता है। तो इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि CPU 0 कैन नॉट एक्सेस द लोकल मेमोरी ऑफ CPU 3 as quickly as it can access its own local memory। तो क्योंकि लोकल मेमोरी तो डायरेक्टली अटैच है, इसलिए इसमें जो लोकल मेमोरी की स्पीड है वो ज़्यादा होगी उसको एक्सेस करने की एज़ कंपेयर टू द रिमोट मेमोरी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है, ये जो इसको हम कहेंगे NUMA पेनल्टी, जब एक CPU किसी रिमोट प्रोसेसर की किसी दूसरे प्रोसेसर की या रिमोट मेमोरी एक्सेस करेगा तो उसमें जो परफॉर्मेंस पेनल्टी आएगी उसको NUMA पेनल्टी कहते हैं। लेकिन ये NUMA पेनल्टी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम CPU स्केजुलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट इफेक्टिवली करे तो इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। अब NUMA सिस्टम जो हैं इसमें नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को आप ऐड कर सकते हैं, इस वजह से ये जो आर्किटेक्चर है ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और इसमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम इसमें डिज़ाइन हो रहे हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर जो है वो ब्लेड सर्वर्स का है। ब्लेड सर्वर्स जो हैं ये पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं हैं, ये डेटा सेंटर्स में या किसी भी IT रूम्स में यूज़ होते हैं जो इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं। तो इसमें जो फ़र्क होता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का वो ये है कि इसमें जो मल्टी प्रोसेसर बोर्ड्स होते हैं विद IO बोर्ड्स एंड नेटवर्किंग बोर्ड्स, और उन सब को लाइक मल्टी प्रोसेसर बोर्ड्स, IO बोर्ड्स और नेटवर्किंग बोर्ड को एक सेम चेसिस के एक सेम बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर दिया जाता है। अब जो फ़र्क है ट्रेडिशनल मल्टी प्रोसेसर सिस्टम और ब्लेड प्रोसेसर का वो ये है कि जो मल्टी प्रोसेसर ब्लेड सर्वर्स होते हैं उसमें हर बोर्ड जो है ब्लेड सर्वर के अंदर जो हर बोर्ड जो है वो इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है, उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ब्लेड सर्वर के अंदर एक से ज़्यादा बोर्ड्स होते हैं और हर बोर्ड के ऊपर मल्टी प्रोसेसर बोर्ड, IO बोर्ड और नेटवर्किंग बोर्ड है। और मल्टी प्रोसेसर ब्लेड सर्वर में हर बोर्ड जो है इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है। तो कुछ जो ब्लेड सर्वर्स हैं वो मल्टी प्रोसेसर्स ही होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो एक प्रोसेसर बोर्ड है उस पर सिंगल प्रोसेसर हो, एक प्रोसेसर के ऊपर मल्टी प्रोसेसर भी हो सकते हैं और मल्टी प्रोसेसर वाले वो कई बोर्ड एक ब्लेड सर्वर में हो सकते हैं।